अभी हमने डिस्कस किए थे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, है ना। अब हम बात करते हैं 3 फार्मूले हैं लॉगरिथम के। ये बेटा केवल फार्मूले में लिख दिए दे रहा हूँ, मैथ्स में आपको पढ़ना है डिटेल, अपने को केवल यहाँ पे कैसे यूज होता है वो मालूम होना चाहिए। तो एक होता है log ऑफ m इंटू एन, तो ये होता है log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a, एक फार्मूला ये, क्योंकि अपने को ये डेरिवेशन में कहीं यूज करना पड़ेगा, आते हैं ये डेरिवेशन में कहीं ना कहीं इस तरह की टर्म, तो उसलिए आपको केवल फार्मूले रिक्वायर्ड है, बाकी आप डिटेल मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ इतना डिटेल अपने को नहीं जाना है। वैसे लॉग टेबल होती है, एंटी लॉग होता है, सारा देखना, वो कैलकुलेशन के लिए भी इजी होती है अगर आपको टेबल एक बार लर्न कर ली देखना तो। लेकिन अपने को यहाँ फार्मूले कैसे यूज होंगे वो अपने के लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो लॉग एम, ये अगला फार्मूला है, पहला फार्मूला है लॉग ऑफ एम इंटू एन, ये लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। दूसरा है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, बेस सब में ए है ना, तो ये लॉग ऑफ एम अपॉन एन बेस ए, ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन बेस ए। और लास्ट वाला है लॉग ऑफ एम टू द पावर एन बेस ए, ये होगा एन लॉग एम बेस ए। ये 3 फार्मूले आपको लॉगरिथम के याद रहने चाहिए बेटा, ये याद रखना ही है, क्योंकि ये अपने को डेरिवेशन में कहीं ना कहीं यूज में आना है, राइट। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लिमिट्स एंड फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस एंड लिमिट। फंक्शंस एंड लिमिट्स में हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। तो इन टर्म्स को डिफाइन करने के साथ साथ फंक्शंस और लिमिट्स की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको भी मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी। समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटी, जिसको भी मेजर किया जाए उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। फिर बात आती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब व्हाट आर कांस्टेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, द क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन आर नोन एज कांस्टेंट। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान चेंज नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान या ड्यूरिंग चेंज नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। चाहे एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें वो वैल्यू चेंज नहीं होती है उस क्वांटिटी की, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे कांस्टेंट के, कांस्टेंट के एग्जांपल की बात करेंगे तो पाई हो गया, ई हो गया, इंटीजर्स हो जाएंगे, फ्रैक्शंस हो जाएंगे, ये एग्जांपल्स हो जाते हैं इसके, है ना। फिर आते हैं वेरिएबल। तो क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन आर नोन एज वेरिएबल। जस्ट अपोजिट कर दीजिए उसका, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज होती है वेरिएबल। वेरिएबल बोला है तो वेरी करता है, तभी तो वेरिएबल हुआ ना। वैल्यू वेरिएबल वेरी करेगी किसी क्वांटिटी की तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। जिस क्वांटिटी की वैल्यू वेरी कर रही मतलब बदल रही, चेंज हो रही है, तो क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन आर नोन एज वेरिएबल। इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दो वेरिएबल को, कोई भी हो सकते हैं वेरिएबल, राइट। फिर आते हैं हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। ये क्या होते हैं, व्हाट आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता हो, दूसरा है डिपेंडेंट, है ना। तो देखिए क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a variable quantity which can have any value within the specified limit is called independent variable। ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी जो कोई भी वैल्यू which can have any value, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है within specified limit, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिमिट में, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, द क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरिएबल क्वांटिटी whose value depends upon numerical value assigned to the independent variable। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू एक्वायर कर लेगा वो, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है। उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कोई वैल्यू मिलेगी हमें, उसको बोल देंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट।
क्योंकि देखिए मैं भी आपको ये एग्जांपल आपसे रिलेट करके समझाऊंगा, फंक्शन को पढ़ लेते हैं तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी का भाई फंक्शन भी हो जाएगा, उसी का भाई फंक्शन है, क्योंकि उसी से फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है। तो पहले समझ में आ गया इंडिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है और डिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट जो कोई भी वैल्यू एक्वायर करेगा विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, ऐसा वेरिएबल है जिसकी विच कैन हैव एनी वैल्यू विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, वैल्यू डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कोई भी वैल्यू अगर हम असाइन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो जो वैल्यू असाइन करेगा, मतलब एक्वायर करेगा, उस वैल्यू को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन में अब क्या कहा है, इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी y, अब देखिए हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, उनको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिया। इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सम अदर वेरिएबल क्वांटिटी x, कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी y है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी अदर वेरिएबल क्वांटिटी x पर थ्रू सम रिलेशन, किसी रिलेशन के थ्रू। कोई एक रिलेशन है x और y में, दो वेरिएबल है x और y और उनमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन से y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। such that there exists only one finite value of y for each value of x, then y is called a function of x। तो उस केस में y को x का फंक्शन कहेंगे। किस केस में, कि जब हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे, देयर एग्जिस्ट ओनली वन फाइनाइट वैल्यू, मतलब y की एक फाइनाइट वैल्यू होगी जब x को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल x को अगर हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की एक फाइनाइट वैल्यू होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी। बात समझ में आई है कि x को कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग हमको, देन y इज सेड टू बी द फंक्शन ऑफ x। तो उस केस में y क्या होगा, x का फंक्शन होगा, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई, ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था यहाँ पे भी वही कंडीशन है। अब आपको समझाते हैं कैसे कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, आप और आपके पापा, आपके पापा इंडिपेंडेंट है आपके रिस्पेक्ट में और आप पापा के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट हो। कैसे, पॉकेट मनी मिलती है आपको पापा से पॉकेट मनी मिलती है, तो आप डिपेंड किस पे हो, पापा पे। बात समझ में आई, पापा पे आप डिपेंड हो आपकी पॉकेट मनी के लिए, आपके खर्चे के लिए, लेकिन पापा आपके रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है, वो आपसे नहीं लेते हैं, वो डिपेंड फिर कहाँ है, अपने बॉस पे, जहाँ भी जॉब करते हैं उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उस संस्था के लिए पे डिपेंड है वो। लेकिन अब फैमिली में पापा इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो अर्न करके ला रहे हैं और आप उन पे डिपेंड हो, फैमिली मेंबर सभी उन पे डिपेंड है, सबको वो खर्चा देते हैं, है ना। बात समझ में आई। तो ये चेंज भी होगा, कैसे होगा, जब उनके अगर ये इनकम बढ़ेगी तो आपकी पॉकेट मनी भी बढ़ सकती है। समझ में आया, आर यू गेटिंग दिस। तो ये इस तरह से आप समझ लीजिए इसको, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इसको, एग्जाम्पल के बाद आपको मेरे ख्याल में मोर क्लियर होगा कि इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सम अदर वेरिएबल क्वांटिटी x थ्रू सम रिलेशन। देखिए हमने आपसे अभी बात कर ली, तो एग्जांपल मैंने रिलेशन ही बता दिया था, आपका फैमिली में फादर सन वाला आपका परिवार का रिलेशन हो गया है ना, तो एक रिलेशन से तो आप आपस में है, तो ऐसे ही y और x भी आपस में एक रिलेशन से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। ओके, such that there exists only one finite value of y for each value of x, और हर x की हर वैल्यू के लिए y की एक फाइनाइट वैल्यू होगी, then y is said to be the function of x, तो y x का फंक्शन होगा। बात समझ में आई। अब देखिए कैसे, तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, y is equal to f(x), ये f मींस फॉर फंक्शन, ये f(x) लिखा तो ये f और x का प्रोडक्ट नहीं है बेटा, f और x का प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, ये f और x क्या है, ये सिंगल वैल्यू है, ये f(x), f के साथ ब्रैकेट में x लिखा मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x, मींस y डिपेंड करता है x पे। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब देखिए कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऐसे समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल, है ना, ये हमने एक इक्वेशन ली। अगर मैं x को 0 रखता हूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट।
तो x को 0 रखा अपन ने, y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, अल्टीमेटली y क्या हुआ 3। अब देखिए पढ़िए, such that there exists only one finite value of y, one finite value of y for each value of x। x को जब हमने 0 वैल्यू असाइन की तो y की वैल्यू क्या है 3। इन दोनों डेफिनेशन को आप रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, दोनों को रिलेट कर लीजिए। यहाँ भी वही कंडीशन थी है ना, एक वैल्यू असाइन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज इट क्लियर। तो ये इस तरह अगर उसको कोई असाइन करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी अपने को, ये यहाँ पे भी डेफिनेशन में यही कहा है हमने, राइट। अब अगला केस लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ मैं इसी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, अल्टीमेटली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। मतलब x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो गई 6। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू ले लीजिए कि x इज इक्वल टू 2 रख दिया आपने, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 3, y इज इक्वल टू 11। ये एक फाइनाइट वैल्यू हो गई करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 2। दिस इज द वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड रिलेशन ऑफ दिस टू वेरिएबल्स, वन इज इंडिपेंडेंट अदर इज डिपेंडेंट। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x पे y डिपेंड करता है कैसे कि x को कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की एक फिक्स वैल्यू होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो देखिए हर ये रिलेशन हमने एक इक्वेशन से समझ लिया, इसको एक इक्वेशन ली हमने एग्जांपल में y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x की डिफरेंट वैल्यू असाइन करोगे तो हर डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमको, राइट। तो ये तरीका है समझने के लिए, गॉट इट। तो ये है आपका फंक्शन। नाउ विल कम टू द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। व्हाट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन? फंक्शन हमने पढ़ लिया, सारे डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की, कांस्टेंट वेरिएबल, क्वांटिटी, है ना। अब आते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन हमने पढ़ लिया है, y इज इक्वल टू fx, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी, कैसे हम लिमिट असाइन करते हैं? अ फंक्शन fx, a function fx is said to tend to a limit L as its variable x approaches a constant a। x, ये एरो a लिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये जो लिखते हैं अपन x एरो a, इसको बोलते हैं x tends to a और x approaches to a, है ना। इसमें से कुछ भी पढ़ लीजिए आप, x tends to a और x approaches to a। एरो का मतलब क्या है? tends to और approaches to, right। तो x tends to a such that the absolute difference between fx and L as x tends to a is negligible, small but not zero, मीन्स ये इसको पढ़ते हैं, ये लिमिट मैंने पूरा लिख दिया एक बार, लेकिन शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? LT x tends to a, x tends to a ऐसा लिखा जाता है ना शॉर्ट में। एक बार मैंने आपको समझाने के लिए कि समझ में आ जाए कि ये LT लिखा तो क्या है LT, लिमिट x tends to a fx is equal to L। तो जब लिमिट अप्लाई की तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? L। जब x tends to a हमने कहा है, अब बोलोगे सर ये क्या है, पता नहीं कुछ, आपने तो x fx is equal to L लिख दिया और इधर x एरो a लिख दिया, कैसे होगा? एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x और ये fx की वैल्यू क्या है? फंक्शन जैसे अपने यहाँ लिया था नहीं, x क्यूब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से एक फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन में लिमिट लेता हूं x टेंड्स टू 2, क्या लेता हूं? लिमिट LIM भी लिखते हैं और LT भी लिखते हैं, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, और इसको लिखा अपन ने x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 y इज इक्वल टू ये है। तो इसमें अगर मैं लिमिट x की अप्लाई करता हूं, अगर आपने x इज इक्वल टू 2 रख दिया डायरेक्ट, क्योंकि जब हमने कहा x टेंड्स टू 2 तो यहाँ क्या कहा? x टेंड्स टू a इज नेग्लिजिबल, स्मॉल बट नॉट जीरो। तो एक तो ये जो लिमिट अप्लाई हम कर रहे हैं x टेंड्स टू 2, तो एक तो ये एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो अगर लिखते हैं, अभी तो यहाँ जीरो बात नहीं है, हमें x टेंड्स टू 2 है, लेकिन कभी लिमिट x टेंड्स टू 0 भी लेनी पड़ती है हमें, तो जीरो लिख रहे हैं, इसका मतलब वो जीरो नहीं लग रखना है अपने को।
कैसे कि जैसे x टेंस टू 2 है तो यहाँ 2 एग्जैक्टली वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों? देखिए अगर रखते हैं तो क्या होता है, अगर मैं 2 रख देता हूँ एग्जैक्टली तो 2 क्यूब माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2 0 अपॉन 0 हो जाएगा ना कट के, विच इज इनडिटर्मिनेंट, नॉट डिफाइंड, कांट बी डिफाइंड, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ये डिफाइंड नहीं हुआ, फंक्शन हमारा 0 हो गया। तो इसलिए एग्जैक्टली जो लिमिट असाइन की है दैट लिमिट वोंट बी इक्वल टू एग्जैक्टली दैट वैल्यू विच इज अप्लाइड टू द लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 2 मींस वो 2 एग्जैक्टली नहीं होगा, समवॉट इट इज नियर बाय टू 2, या तो थोड़ा सा लेस या थोड़ा सा मोर, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 2, इट विल बी वेरी क्लोज टू 2। वो 2 के बहुत ज्यादा क्लोज होगी लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं होगी। गॉट इट? समझ में आ रहा है बेटा कि 2 अगर लिमिट x टेंड टू 2 लिखा है मैंने तो वो लिमिट जो है वो 2 जो वैल्यू 2 है उसके बहुत क्लोज होगी। बहुत क्लोज मींस या 2 से थोड़ी सी ज्यादा या 2 से थोड़ा सा कम, लेकिन एग्जैक्टली 2 कभी भी नहीं होगी। ऐसे कभी कभी अपने को लिमिट x टेंड टू 0 रखना है तो वो 0 नहीं होगा, 0 के बहुत क्लोज होगा बट इट वोंट बी 0। राइट नाउ? गॉट इट? तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो एक रख सकता हूं 1.98 रख देता हूं। अगर इन सबको आप सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करते हो तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी ये 12 पॉइंट समथिंग आ सकता है ना। तो अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की, x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, ये है y लिमिट LT x टेंड्स टू 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 आ जाता है, क्योंकि 11 पॉइंट समथिंग और 12 पॉइंट समथिंग है तो अप्रोक्सीमेटली ये रिजल्ट आता है इसका। दिस इज अबाउट द लिमिट। हालांकि फिजिक्स में इतना आपको को डिटेल काम नहीं आना, ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन लिमिट का ऐसा कोई यूज फिजिक्स में नहीं है। लिमिट क्यों समझाई मैंने उसका रीजन आपको डिफरेंशिएशन में समझ में आ जाएगा। लिमिट का जो यहाँ टॉपिक लेने का रीजन है डिफरेंशिएशन, ये आपको फिजिक्स में कहीं हम उपयोग में नहीं लेने वाले हैं, इसको यूज नहीं करने वाले हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन समझने के लिए लिमिट क्या कैसे असाइन करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन ली और एक एग्जांपल लेके समझाया। इसका फिजिक्स से कोई लेने देना लिमिट से नहीं है। राइट? तो हम बात करेंगे अब डिफरेंशिएशन की। व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ये बेटा इतने अच्छे से आपको आने चाहिए कि आपको नींद में से उठा के पूछ ले कोई फार्मूला वर्ड, इस फार्मूला इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर पाए।